Bismillahirrahmanirrahim. Hello, good morning, FSC second year. Today we are going to cover our second online lecture. And today's the topic that we are going to discuss are structure of DNA and DNA replication. थोड़ी सी ज़रा आपने तवज्जो के साथ जो है वो आज के लेक्चर को समझना है कि आज वाले लेक्चर में से कुछ चीज़ें आपको ऐसी हैं जो बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। चूँकि हमने दो टॉपिक स्टडी करने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डीएनए रेप्लिकेशन, मैं वन बाय वन उनका जो आउटलाइन है वो आपको समझाऊंगा और फिर आपने उसमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, वो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेनी है। पहले है जी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। रोजालैंड फ्रैंकलिन का नाम हमने जो है वो पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, उसी से इंस्पायर होके ये दो यंग साइंटिस्ट थे, वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डीएनए का जो है वो एक स्ट्रक्चर पेश किया जिसके मुताबिक डीएनए जो है ये एक डबल हेलिक्स है। ये जैसा कि साइड में एक डायग्राम बनी हुई है और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो चेन्स जो हैं वो आपस में लिपटी हुई हैं और ये दोनों चेन्स एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड मूव कर रही है, जबकि दूसरी चेन जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड मूव कर रही है। ठीक है, ये आपने इसको गौर से अपनी बुक के अंदर डायग्राम में देखना है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक चेन जा रही है, दूसरी जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है। अच्छा, इसमें जो इस स्ट्रक्चर की ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसकी जो बैकबोन है वो शुगर और फास्फेट ग्रुप बनाते हैं, जबकि इसके दरमियान अंदर की तरफ प्यूरीन्स और पायरामिडियंस जो हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये जुड़ी होती हैं। प्यूरीन्स जो हैं ये देखिए मैंने यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में इनको बोल्ड बनाया है, इसका मतलब है ये प्यूरीन्स जो हैं साइज़ में बड़ी होती हैं, पायरामिडियंस जो हैं ये साइज़ में छोटी होती हैं। और प्यूरीन्स जो हैं ये एरो का साइन शो कर रहा है कि प्यूरीन्स जो हैं ये पॉइंटेड इनवर्ड टुवर्ड्स द पायरामिडियंस। ठीक है, प्यूरीन्स और पायरामिडियंस से आपको ये बात का पता चलेगा कि इनमें एडेनिन जो है वो थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, जैसा कि इस प्रेजेंटेशन में आपको नज़र आ रहा है कि एडेनिन और थायमीन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड बना रही हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन जो है ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रही हैं। एडेनिन जो है ये साइटोसिन या गुआनिन के साथ पेयरिंग नहीं करेगी, जबकि गुआनिन जो है ये थायमीन या एडेनिन के साथ पेयरिंग नहीं करेगी। ये हमेशा एडेनिन थायमीन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जो है पेयरिंग करेगी। गुआनिन और साइटोसिन जो है ये ज़रा ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि एडेनिन और थायमीन जो है इनके दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ओवरऑल जब आप इनकी कंसंट्रेशन देखेंगे तो एडेनिन, ये मैंने इनको ना इनसर्कल किया है, इसका मतलब यह है कि एडेनिन और गुआनिन की मिकदार तकरीबन बराबर होती है और इसी तरह थायमीन और साइटोसिन की मिकदार जो है वो आपस में इक्वल होती है। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें आपने देख लेना है कि प्यूरीन और पायरामिडियंस ये जो है वो आपस में किस तरह से अटैच हैं। जब आप देखते हैं एक जैसे थायमीन और एडेनिन है, इसकी पेयरिंग और अगली पेयरिंग होएगी गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान में जो फासला है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। ये स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, उसने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि इन दोनों के दरमियान में 0.34 नैनोमीटर जो है वो डिफरेंस होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें से ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज़रूर जो है वो 2 नंबर का सवाल आएगा, सो आपने इनको समझने की कोशिश करनी है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि डीएनए की कॉपीज़ करना। तो जब आप डीएनए की कॉपीज़ करते हैं तो इसको समझने के लिए 3 मॉडल पेश किए गए, क्योंकि शुरू में साइंटिस्ट को ये क्लियर नहीं था कि डीएनए रेप्लिकेट किस तरह से करता है, चुनाचे 3 डिफरेंट मॉडल पेश किए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों को अलग अलग कलर से जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहले बुलेट में लिखा हुआ है सेमी कंजर्वेटिव, फिर नंबर 2 पे कंजर्वेटिव और नंबर 3 पे डिस्पर्सिव। ये जो रेड कलर के रिजल्ट्स हैं ये सेमी कंजर्वेटिव के रिजल्ट्स हैं। अच्छा, सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है कि जो आपका डीएनए मालिक्यूल है इट एक्ट्स लाइक अ जिप। जिस तरह जिप नहीं होती, उसको ओपन करें तो उसकी एक ही जिप जो है उसकी 2 स्ट्रैंड्स हो जाती हैं,
तो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी इसी तरह आपको बताता है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है, चूंकि वो डबल स्टैंडर्ड होता है, चुनाचे जब वो ओपन अप हो जाता है तो वो जिप की तरह खुल जाता है। अब जब आपने एक डीएनए मॉलिक्यूल को ओपन किया तो अब आपके पास दो जो है वो स्ट्रैंड्स आ गई। अच्छा, अब जो स्ट्रैंड्स आपके पास आई हैं वहां पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दें, फर्ज कीजिए एक स्ट्रैंड है और उसका जो पहला न्यूक्लियोटाइड है वो ए है, ए फॉर एडेनिन, तो आपने उसके कॉम्प्लीमेंट्री देना है। और यू नो दैट एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी सीक्वेंस होती है? थायमीन। इस तरह अगला फर्ज कीजिए ए के बाद जो है वो गुयानिन है, तो दूसरी जो अब आपने सप्लाई देनी है वहां पे आप देंगे साइटोसिन। फिर इसी तरह साइटोसिन आ गया तो आपने क्या लगाना है? गुयानिन। इस तरह जब आप यूं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड करते जाते हैं तो वो जो सिंगल स्ट्रैंड है वो डबल कम होती जाएगी। इसी तरह जो जब वो अलग हुई थी तो दो स्ट्रैंड थी ना, तो दूसरी स्ट्रैंड जो है उसके साथ भी आप इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जोड़ोगे तो वो भी एक डबल स्ट्रैंड जो है वो बन जाएगी। सो इन शॉर्ट, जो आपके पास दो स्ट्रैंड थी वो अब आपके पास चार स्ट्रैंड्स बन चुकी होंगी। तो इसका मतलब है डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर गया, उसकी कॉपीज बन गई। ठीक है, इसके की पॉइंट्स या रिजल्ट्स आप कह सकते हैं वो ये है कि सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स, जिस तरह मैंने आपको कहा जिप को ओपन करें, इसी तरह आपने डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन किया तो इसको हम पहला स्टेप में क्या लिखेंगे? सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स। अब देखिए दो स्ट्रैंड्स ओपन हो गई और ये दोनों स्ट्रैंड्स जब ओपन होएंगी तो उसके नतीजे में आगे जो बनेंगी उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होएंगी तो चार स्ट्रैंड्स बनती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है वो दो डुप्लेक्स या टोटल जो है उनको हम कह सकते हैं चार स्ट्रैंड्स। डुप्लेक्स का मतलब होता है डबल चेन, दो डुप्लेक्स का मतलब क्या होगा? टोटल चार स्ट्रैंड्स। हर डुप्लेक्स के अंदर एक स्ट्रैंड, जब आप डुप्लेक्स की ओवरऑल न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस देखोगे तो एक उसमें से स्ट्रैंड वो है जो टेम्पलेट है, ओरिजिनल डीएनए की है। ठीक है, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का भी नाम देते हैं, जबकि दूसरी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो आपने उसके साथ जोड़ी हुई है। तो एक स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व रहती है जबकि दूसरी जो है वो न्यूली सेंथिसाइज्ड स्ट्रैंड बन जाती है। ठीक है, इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा आपने फोकस करना है डीएनए रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव के ऊपर। अच्छा, कंजर्वेटिव जो हाइपोथेसिस पेश किया गया उसने सिर्फ ये कहा था कि जो न्यू डबल स्ट्रैंड है वो बनती है फ्रॉम ओरिजिनल डुप्लेक्स, यानी कि आपके पास जो ओरिजिनल डुप्लेक्स है वो वैसे का वैसे ही रहता है और उससे आगे जो है ना वो जिस तरह वो एक डबल स्ट्रैंड की शक्ल में मौजूद है उससे आगे ऐसे डबल स्ट्रैंड बन जाती है। इसको समझने के लिए कोई इतना ज़्यादा मैकेनिज्म जो है वो पेश नहीं किया गया। डिस्पर्सिव मॉडल ये प्रिडिक्ट करता है, यानी ये हाइपोथेसिस है जो आपको ये बताता है कि जो भी पेरेंटल डीएनए है जिसने आगे रेप्लिकेशन करनी है वो डिस्पर्स हो जाता है, टूट जाता है और उससे डुप्लेक्स जो है वो बनना शुरू हो जाता है और उसमें एक जो स्ट्रैंड है वो न्यू होती है और एक जो है वो ओल्ड होती है, यानी मिक्सचर होता है ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड्स का। तो ये हमें बताता है डीएनए डिस्पर्सिव मॉडल। आइंदा के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन तीनों में से सबसे करेक्ट कौन सा है और उसको किस तरह से प्रूव किया गया। तो ये तीनों जो है ना वो मिला के एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने प्रिपेयर करने हैं और इससे पहले जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसकी रीडिंग और उसके ऊपर जो है वो मैं आपकी बुक के ऊपर निशान लगा के आपको वो भी सेंड कर रहा हूँ, उनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आप लोगों ने इसको अब प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।